Hello student, in this video we are going to discuss about human reproduction and main important topic of human reproduction is fertilization. So fertilization की process जब आपसे पूछी जाती है तो आप easily way में definition बता देते हैं. Fertilization, the fusion of male sperm and female ovum gamete to form zygote is called fertilization. It means only fusion of gamete known as फर्टिलाइजेशन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म. तो मेनली ये डेफिनेशन आप जितने इजीली वे में बोलते हो, क्या इतना इजी होता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के केस में? जानते हैं इस बात को. वैसे मोस्टली आप जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ह्यूमंस में बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इट मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल. इस वजह से हम ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. आप मुझे आंसर करोगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो ये आपको आंसर देना होगा. नेक्स्ट वन यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो यहाँ पर फर्स्ट थिंग हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ह्यूमन मेल्स में वो स्टार्ट कब होती है और स्टॉप कब होती है. तो ये स्टार्ट होती है जब स्पर्म मेल का और फीमेल का सेकेंडरी oocyte, मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर मैंने आपको बताया था ओव्यूलेशन के टाइम पर कि ओव्यूलेशन के टाइम पर जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होती है फिम्ब्री के थ्रू, वो कैच की जाती है एंड देन वो इनफंडिबुलम से होते हुए स्थमक तक रीच होती है. इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ. एम्पुला स्थमस तक रीच होती है, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पर एंड कब होता है ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस? तो जब जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट फॉर्म की मेटाफेज फर्स्ट के स्टेज में फर्टिलाइजेशन स्टॉप होता है. नेक्स्ट उसके बाद फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया ये फैलोपियन ट्यूब में होता है और एम्पुला ऑफ यूटेराइन ट्यूब या फिर इसे हम एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, अगर आपसे प्रॉपर लोकेशन पूछी जाती है तो आप क्या बताते हो? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन में होता है. नेक्स्ट वन उसके बाद आप जानते हैं 200 to 500 मिलियन स्पर्म एजैकुलेट होते हैं कहाँ पर? वेजाइना पर. और उनमें से ओनली 200 स्पर्म ही रीच होते हैं सेकेंडरी oocytes के पास. देन उसके बाद हम जानते हैं ओव्यूलेशन के 12 to 24 आवर्स के बाद ही ये फर्टिलाइजेशन का ड्यूरेशन हो सकता है, मतलब अकर हो सकती है प्रोसेस. एंड स्पर्म्स की वायबिलिटी की बात करें तो 48 आवर्स होती है वायबिलिटी. एंड सेकेंडरी oocyte की वायबिलिटी की बात करें तो 24 आवर होती है आफ्टर द ओव्यूलेशन, जब वो ओवरी से रिलीज होता है. नेक्स्ट वन, स्पर्म स्विम्स करके वेजाइना एंड देन उसके बाद सर्विक्स के पास रीच होते हैं और वहाँ पर इनकी टेल जो है वो विप लाइक मूवमेंट करती है. देखिए टेल का जो वर्क है वो जब तक ह्यूमन मेल में था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में था, तब तक वो नॉन फंक्शनल था एक तरीके से. बिकॉज ऑफ उनको रिलीज किया गया पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिसे हमने स्पर्मिएशन बोला. देन वो एपिडाइडमस पे रीच होता है, फिर सारी ग्लैंड से जो भी चीज़ें निकल रही हैं जो सीमेन का कंटेंट फॉर्म करते हैं, वहाँ तक टेल का कोई वर्क नहीं था. बट वेजाइना से टेल का वर्क शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे ये जो मूवमेंट करते हैं उन मूवमेंट को हम बोलते हैं वेप लाइक मूवमेंट. देन उसके बाद यहाँ पर स्पर्म को नीड होती है, वेट करता है 7 आवर का टू फर्टिलाइज द oocyte. और उसके पहले इसे कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है और उन प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोम रिएक्शन. अब क्या होती हैं ये प्रोसेस, ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है. इट मीन्स कि जो स्पर्म है वो फंक्शनल चेंजेस करे. कुछ फंक्शनल चेंजेस का मतलब कि उसकी जो टेल है स्पर्म की वो विगरस नेचर शो करे. आपको मैंने बताया था कि 100% स्पर्म में 60% स्पर्म नॉर्मल होते हैं और जो 40% स्पर्म्स होते हैं वो विगरस नेचर में होते हैं, मतलब अलग होते हैं. एंड देन फॉर फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte. और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है इस प्रोसेस की? ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म और oocyte की है वो फ्यूज कर पाए. एंड देन रिमूवल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड जो सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनको भी रिमूव करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिमूव करना है, ताकि जो एक्रोसोमल रीजन है स्पर्मेटोजोआ का हेड का वो रिमूव हो पाए. एंड देन उसके बाद जो स्पर्म हमने फॉर्म किया उसको हम पास कराते हैं कोरोना रेडिएटा के पास, और जहाँ पर ये एक्रोसोम रिएक्शन शो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको ये फर्टिलाइजेशन अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ और होपफुली कि आप ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ईजिली वे में अंडरस्टैंड कर लेंगे. सो स्टूडेंट फोकस हियर, आई revise and I explain the acrosomal process.
सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में आपको स्टेप वाइज यहाँ पे देखना होगा, ध्यान देना होगा और स्टेप से ही समझना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट फैक्ट बताता हूँ कि स्पर्म सबसे पहले मेक करता है कांटेक्ट विद एग। प्रोसेस तो आप समझ गए हैं ना कि स्पर्म कहाँ आया, वेजाइना, सर्विक्स, देन यूट्रस, और यूट्रस में उसी टाइम पे ड्यूरिंग द ऑर्गेज्म एक तरीके से जो हम बोलते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन की वॉल में होता है। तो कुछ स्पर्म्स, नंबर ऑफ स्पर्म्स रीच कर जाते हैं और वो रीज़न होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब, जहाँ तक वो रीच करते हैं। तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद कांटेक्ट करते हैं एग से, जिसे हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करेगा स्पर्म हमारा, और उनका एक्रोसोम का जो रीजन है वो इनसे कांटेक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये क्या करते हैं, एक्रोसोम रिएक्ट करते हैं जोना पेलुसिडा से। देखिए इन्होंने पहले रिमूव की कोरोना रेडिएटा की वॉल, एंड देन उसके बाद ये कांटेक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं एक्रोसोम किससे, और उसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा आप जानते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से फॉर्म हुई वॉल होती है जिसे हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। और जोना पेलुसिडा रिलीज करती है कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्रोसोम के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो स्पर्म की वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल, उसे ये डिग्रेड करते हैं या फिर उस वॉल को हटाते हैं, डिप्लेट करते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड में क्या होता है कि एक्रोसोम जो है वो रिएक्ट करता है प्री विटेलाइन स्पेस से, और जो ये प्री विटेलाइन स्पेस है ये हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम प्री विटेलाइन स्पेस बोलते हैं। और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल, और यहाँ पर हम प्लाज्मा वॉल के अंदर बोलते हैं कि यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ में यहाँ पर कुछ प्रोटीन रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की वो फ्यूज़ करती है एग से, और जैसे ही वो फ्यूज़ करती है वैसे ही हमारा सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस हो रही थी वो कंप्लीट होती है, और यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte से, और एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर हमारे स्पर्म के एक्रोसोम ने जोना पेलुसिडा की वॉल को कैसे डिप्लेट किया था, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम रिलीज करता है स्पर्म, जैसे कि हम हाइलोयूरिनिडेज या न्यूरोमिनिडेज बोलते हैं, और जब वो एंजाइम कॉन्टैक्ट में आता है इन वॉल्स के, तो यहाँ पर होती है एक रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। तो स्पर्म का न्यूक्लियस जब एंटर करता है एग में, देन यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आते हैं, और फिर वो यहाँ पर विटेलाइन लेयर को टोटली इम्परमिएबल बनाते हैं ताकि एक ही स्पर्म आए, एंटर करे, बाकी स्पर्म एंटर ना करें, और ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पर्मी। जब सिर्फ एक स्पर्म से एग फ्यूज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मी बोलते हैं। और इस टाइम पे और इंटर नहीं कर पा रहे हैं स्पर्म, इसलिए इसे हम कॉर्टिकल रिएक्शंस बोलते हैं, जो कि होती है हमारे यहाँ पर ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल में। तो होपफुली इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है। पहला ये कि एक्रोसोम से कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, तो आप हाइलोयूरिनिडेज और न्यूरोमिनिडेज ये याद रखेंगे, और जो यहाँ पर फॉलिकल सेल्स थी, मतलब जो जोना पेलुसिडा थी, उनसे जो रिलीज हो रहा है उसे हम बोलते हैं हाइलोयूरोनिक एसिड, यहाँ से रिलीज होता है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड इन्होंने फॉर्म कर रखी है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है, और जैसे ही उसने फर्टिलाइज किया, इनके स्पर्म के टेल का कोई यहाँ पे फंक्शन नहीं है, और स्पर्म न्यूक्लियस अंदर रीच करता है एग में, और एग के साइटोप्लाज्म में आने के बाद एग के न्यूक्लियस से ये फ्यूज़ होता है, और एग के न्यूक्लियस से स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है, और दोनों फ्यूज़ होकर के जायगोट का फॉर्मेशन करता है। सो होपफुली स्टूडेंट आप इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड देन उसके बाद हम जायगोट के बाद की प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलेंगे, जो कि एंडोमेट्रियम की वॉल में होगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। थैंक यू।